नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम नागालैंड क्षेत्र के सामने आने वाली उन मल्टी लेयर्ड चुनौतियों पर बात करेंगे जो आमतौर पर खबरों में छिप जाती हैं। हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर सीधे ऐतिहासिक और समकालीन सोर्सेज के जरिए वहां की ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप काफी क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे वहां के पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के संकट से, फिर हम नागा पहचान की जड़ों को टटोलेंगे, उसके बाद एफ्स्पा और स्टेट पावर का एनालिसिस, हिंसा का इतिहास और आखिर में देखेंगे कि इन सब का आम नागरिकों पर क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के संकट, यानी नागालैंड में तबाही के जो दृश्य हमें फिजिकल तौर पर दिखते हैं। 200 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो दर्शाता है कि 2020-21 की भयानक आग में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जूको घाटी के कितने एकड़ पुराने और घने जंगल जलकर राख हो गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घाटी लुप्तप्राय ब्लाइट स्ट्रैगोपैन पक्षी का घर है। जरा सोचिए उस तबाही के बारे में। अब इस डिजास्टर का स्केल इतना बड़ा था कि इसको हैंडल करना आसान नहीं था। इस आग पर काबू पाने के लिए एक मैसिव रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ी। 130 लोकल वॉलंटियर्स, 200 स्टेट फायर फाइटर्स, एनडीआरएफ की 60 टीम्स और यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर्स को उतरना पड़ा। इन खड़ी और दुर्गम पहाड़ियों में आग को फैलने से रोकना सच में एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क था। और हाल ही में 2026 की शुरुआत में भी कुछ ऐसे ही हालात सामने आए। 11 फरवरी के एरियल सर्वे से पता चला कि माउंट जप्फू के आसपास नॉर्दर्न साइड में आग पूरी तरह एक्टिव है। इलाका इतना दुर्गम था कि ग्राउंड ऑपरेशंस तो पॉसिबल ही नहीं थे। ऐसे में बिना जले हुए जंगलों को बचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए बम्बी बकेट से पानी डालना ही इकलौता ऑप्शन रह गया था। जंगलों से अब अगर शहर की तरफ बढ़ें तो ये 200 का आंकड़ा वहां भी पीछा नहीं छोड़ता। ये दर्शाता है 2023 में कोहिमा के ऐतिहासिक माओ मार्केट की उस ट्रेजेडी को, जहां 200 से ज्यादा दुकानें आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। इस आग की भयानकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लपटें 80 फीट से भी ज्यादा ऊंची उठ रही थीं। आसपास के गांवों से भी ये लपटें साफ दिख रही थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कमर्शियल लकड़ी के ढांचे की ये तबाही ठीक उसी दिन हुई जिस दिन 2023 के नागालैंड विधानसभा चुनाव हो रहे थे। इसने लोकल कम्युनिटी पे एक बहुत गहरा इकोनॉमिक असर छोड़ा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। ये जो कंटेम्पररी फिजिकल चैलेंजेस हैं, इनके पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? आइए नागा पहचान की जड़ों को समझते हैं और उनके ऑटोनॉमी के लंबे इतिहास को देखते हैं। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो नागा पॉलिटिकल अवेयरनेस का इवोल्यूशन काफ़ी क्लियर दिखता है। ये सफ़र 1918 में नागा क्लब के बनने से शुरू होता है। फिर 1929 में साइमन कमीशन को मेमोरेंडम, 1947 का एनएनसी के साथ 9 पॉइंट एग्रीमेंट, 1958 में एएफएसपीए जैसे मिलिट्री लॉज का लगना और फिर 1975 का शिलोंग अकॉर्ड। ये ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सफ़र रहा है। देखिए, इस सब को समझने के लिए एक बेसिक फैक्ट जानना जरूरी है। नागा समुदाय में मंगोलॉयड रेस की करीब 52 अलग-अलग ट्राइब्स आती हैं और हिस्टोरिकली ये लोग पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट और सॉवरेन गांव में रहते थे। ये गांव किसी किले की तरह सुरक्षित थे और आसपास के मैदानी इलाकों की संस्कृति से पूरी तरह आइसोलेटेड थे। यही डीप रूटेड हिस्ट्री और अलग कल्चरल आइडेंटिटी आज के नागालैंड के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप की फाउंडेशन है। तो इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बाद अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एएफएसपी और स्टेट पावर। ये दरअसल वो इनविजिबल स्ट्रक्चरल संकट हैं जो वहाँ के स्टेट और नागरिकों के रिलेशन को डिफाइन करता है। अब यहाँ अगर हम 1942 की ब्रिटिश ऑर्डिनेंस और इंडियन एएफएसपी को कंपेयर करें तो एक बड़ा डिफरेंस दिखता है। ब्रिटिश दौर में स्पेशल पावर्स सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स तक लिमिटेड थीं, लेकिन आज के मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नॉन कमीशन्ड पर्सोनेल तक बढ़ा दी गई हैं। पावर का ये एक्सपेंशन काफ़ी कुछ बयां करता है। अगर हम इम्पार्शियली कानून के टेक्स्ट को ही पढ़ें तो एएफएसपीए का सेक्शन 4 सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ बेहद व्यापक पावर्स देता है। अगर किसी एरिया को अशांत यानी डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर दिया गया है तो आर्म्ड फोर्सेस के लोग वहां महज शक के आधार पर गोली मार सकते हैं। बिना वारंट के किसी के भी घर में घुसकर तलाशी ले सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये लीगल अथॉरिटी अपने आप में बहुत मैसिव है।
और इसके ऊपर से आता है AFSPA का सेक्शन 6। ये प्रोविजन प्रैक्टिकली नागरिकों के लिए लीगल जस्टिस पाना लगभग इम्पॉसिबल बना देता है, क्योंकि इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बिना आप सिक्योरिटी पर्सनल के खिलाफ कोई लीगल एक्शन शुरू ही नहीं कर सकते। एक तरह से ये उनके एक्शंस के लिए एक कंप्लीट लीगल इम्यूनिटी की तरह काम करता है। इन मिलिट्री लॉज और जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस का रिजल्ट क्या रहा, यही हमारा चौथा पॉइंट है, हिंसा का इतिहास, यानी दशकों का संघर्ष और अशांति। ये जो डेटा है ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक और ऑब्जेक्टिव टाइमलाइन है। 1954 में यंगपांग में 60 नागरिकों की मौत, 1960 में मातिख्रू में 9 जाने जाना, 1990s के दशक के मोकोचुंग और कोहिमा की घटनाएं, और हाल ही में 2021 का ओटिंग इंसिडेंट जहां 13 नागरिक मारे गए। ये डेटा उन दशकों के गहरे घावों का बिल्कुल सीधा एविडेंस है। वैसे वायलेंस सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस तक ही लिमिटेड नहीं रहा है। सिविल अनरेस्ट से भी काफी हिंसा भड़की है। जैसे 2017 के कोहिमा प्रोटेस्ट्स की ही बात करें। अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर इतना विरोध हुआ कि अनरेस्ट फैल गया। दीमापुर में पुलिस फायरिंग में 2 युवाओं की मौत हुई। भड़की हुई भीड़ ने इलेक्शन कमीशन और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज में तोड़फोड़ की और कोहिमा म्यूनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग को आग लगा दी। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल थे कि आखिर में आर्मी बुलानी पड़ी और मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ी। और आखिर में हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, नागरिकों पर क्या असर पड़ता है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स और स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के इन दोहरे मोर्चों के बीच आम इंसान कितनी कीमत चुका रहा है। ये आंकड़े एक बहुत ही शार्प इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में प्रति सैनिक करीब $5,714 खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेसिक पब्लिक और सोशल नीड्स के लिए पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है? सिर्फ $8। ये भारी गैप वहां की प्रायोरिटीज के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। अब इस मिलिट्राइजेशन के स्केल को समझने के लिए बस इस फैक्ट पर गौर करें, आर्मी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्रीज का इतना हैवी डिप्लॉयमेंट है कि रेशियो हर 10 नागरिकों पर एक सिक्योरिटी कर्मी का बन जाता है। जरा सोचिए, इतनी डेंसली आर्म्ड फोर्स सिविलियन पॉपुलेशन के ठीक बीच में उनके साथ रह रही है। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है वो है वहां की सिविल सोसाइटी का रेजिलियंस, उनका लचीलापन। नागा मदर्स ने एक बहुत ही पावरफुल अपील की है, अब और खून न बहे। ये पुकार शांति और नॉन वायलेंट रेकन्सिलिएशन के लिए वहां के लोगों की आवाज को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी थॉट के साथ खत्म करते हैं। जब एक पूरा का पूरा रीजन लिटरली भयानक आग और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के बीच फंसा हो, तो ऐसे में वहां के लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? जैसे जैसे वहां की कम्युनिटीज अपना सब कुछ दोबारा बना रही हैं, ये शांति और सिविलियन रेजिलियंस नागालैंड के फ्यूचर को कैसे शेप करेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।